नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दिया कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम 8 अगस्त 2026 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं करंट अफेयर जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कौन से सब्जेक्ट में आएगा। तो आपको अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दिया कोचिंग को अभी फॉलो कर लें। क्यों? रीज़न बताती हूँ, क्योंकि हम हर रोज़ टॉपिक मेंशन करते हैं कि कौन सा टॉपिक होने वाला है। करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर जीके स्टेटिक्स को भी डिटेल से कवर करवाते हैं। तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो है वो कवर करवाए जाते हैं। तो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इसी तरीके से एक फॉर्मेट में, एक पैटर्न में करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर कवर करना है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज डेट बेस्ड है और ये हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके ये दोनों चीजें यानी डेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में हिस्ट्री के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, हर साल 8 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता संग्राम की किस इतिहास में मुख्य आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ यानी अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के प्रसिद्ध गवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में इस ऐतिहासिक आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। महात्मा गांधी ने इस दिन देशवासियों को अंग्रेज के खिलाफ करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी थी और ब्रिटिश हुकूमत की नींव पूरी तरह हिला दी थी। जीके स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में अगस्त क्रांति हो तो आपको याद रखना है कि ये भी भारत छोड़ो आंदोलन ही है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो शब्द का निर्माण यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया गया था। 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो ओवर चलाकर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के प्रसिद्ध आगा खां पैलेस में नजरबंद रखा गया था। अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन की कमान संभाली थी। अरुणा आसफ अली को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओ लेडी के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत होकर रेडियो के जरिए आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिन लिंगतो था। आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। हर बार हमारे आर्टिकल्स और संविधान से कोई ना कोई प्रश्न आता ही है, तो ये आज का इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 243(0) मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अभी ये चर्चा में रहा है अनुच्छेद, क्यों रहा है इसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन है। तो ये जो है हमारा पंचायत की चुनावी मामलों में न्यायालयों से हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 243 किससे रिलेटेड है? पंचायतों की चुनावी मामलों में न्यायालयों में हस्तक्षेप पर रोक, ये इससे संबंधित है। क्या है जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है? तो स्थानीय निकाय चुनाव और परिसीमन यानी डेलिमिनेशन से जुड़े कानून विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बाद अनुच्छेद 243(0) चर्चा में आया है। संविधान का यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि पंचायतों के चुनावी क्षेत्र में परिसीमन यानी डिलिमिनेशन या सीटों के आवंटन से जुड़े कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके तहत जब तक चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो तब तक अदालतें चुनावी मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ताकि चुनाव समय पर पूरे हो सके। अब इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ओ पंचायतों के चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप को रोकता है, यानी अदालत जो है चुनाव के समय में किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इससे ये जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1992 में हुआ, उसके द्वारा भाग 9 और अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। ठीक है, किससे तरह जुड़ा गया था? ये 73rd से ये जुड़ा गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 73rd संविधान संशोधन जो है
24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू किया गया था, जो कि किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार ये क्वेश्चन संविधान से पूछा जाता है कि कौन सी जो चीजें हैं वो कौन सी समिति की सिफारिश में बनी है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 के अंदर ये क्या की थी, इसको सिफारिश किया गया था। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले पंचायती राज नागौर जिले में शुरू की गई। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का संचालन करती है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का संचालन, यानी सारी देख रेख जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत करती है, ठीक है। इसके बाद पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, ये किससे रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि ये किसकी सिफारिश से था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ये चीज हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। क्या? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये सेस्मोलॉजी टॉपिक से भी रिलेटेड है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में हाल ही में आए हल्के झटकों का कारण किस फोल्ट जोन पर हलचल में होना है? तो ये हमारा जो महेंद्रगढ़ देहरादून फोल्ट जोन है, उसकी वजह से ये झटका जो है ये फोल्ट जोन क्रिएट हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में आए भूकंप के झटकों का केंद्र महेंद्रगढ़ देहरादून फोल्ट लाइन पर था। यह फोल्ट लाइन हरियाणा के महेंद्रगढ़ से शुरू होकर दिल्ली के नीचे से होते हुए उत्तराखंड के देहरादून तक फैली हुई है। इस फोल्ट जोन में पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों में अचानक हुए खिंचाव के कारण यह सिस्मिक हलचल दर्ज की गई है। देखते हैं महेंद्रगढ़ देहरादून फोल्ट लाइन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भूकंप आने का एक प्रमुख भूग भरणीय कारण रहा है। भारत को भूकंपीय संवेदनशीलता के आधार पर मुख्य रूप से 4 सिस्मिक जोन बांटा जाता है। सिस्मिक जोन सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5 में बांटा गया है। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र उच्च जोखिम वाले सिक्किम जोन 4 के अंतर्गत आता है। भारत का संपूर्ण हिमाचल क्षेत्र और उत्तर पूर्व भारत सबसे खतरनाक सिक्किम जोन 5 में आता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का जो उपयोग है वो किया जाता है, जो लोग लोगोरिथमिक स्केल भी कहते हैं। भूकंप के दौरान निकलने वाले तरंगों की ऊर्जा और प्रभाव को मापने के लिए सेस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग होता है। आपने सेस्मोग्राफ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इससे हम उसकी तरंगों और ऊर्जा का यानी कितना प्रभाव हुआ है उसको मापने के लिए करते हैं। वहीं पे जो रिएक्टर है वो उसकी स्केल यानी कितने स्केल का कितनी तीव्रता का जो भूकंप है वो आया है उसको मापता है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान में भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उसे फोकस पॉइंट कहा जाता है। वहीं सबसे पहले जहां पर भूकंप का एहसास होता है या फिर सतह पर जिस बिंदु में सबसे पहले भूकंप का जो तीव्रता है वो होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। भूकंपीय तरंगों में पी तरंगी प्राथमिक यानी प्राइमरी तरंगे होती है, जो सबसे पहले धरातल यानी सरफेस पे पहुंचती है। भारत में भूकंप निगरानी और मैपिंग का मुख्य कार्य नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी करता है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो हमारा साइंस एंड टेक और डिफेंस से रिलेटेड है। ये आपके इस सब्जेक्ट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने पोखरण रेंज से किस स्वदेशी तोप का सफल नाइट फ्लाइंग फायरिंग ट्रायल पूरा किया है? तो उन्होंने 155 एम का किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 कैलिबर एटीजीएस का उन्होंने ये सफल परीक्षण किया है, जो कि नाइट फायरिंग का सफल परीक्षण था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, हमेशा याद रखना। ने राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एटीएजीएस तोपों का सफल नाइट फायरिंग परीक्षण किया। एटीएजीएस यानी एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित 155 mm कैलिबर की तोप है। इस परीक्षण के दौरान तोप ने रात के अंधेरे में बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर अपनी मारक क्षमता को साबित किया है। एटीएजी तोप को डीआरडीओ ने भारत की निजी रक्षा कंपनियों भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर विकसित किया है। एटीएजीएस दुनिया की सबसे लंबी दूरी यानी लगभग 48 किलोमीटर तक सटीक गोला दागने वाली तोपों में से एक है। इस तोप में ऑटोमेटिक एम्यूनिशन लैंडिंग सिस्टम मौजूद है, जिससे यह बहुत तेजी से गोले बारूद दाग सकती है। धनुष तोप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 15 mm की लॉन्ग रेंज तोप है। K9 ब्रज भारत में निर्मित एक ट्रैड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप है, जिसे
एल एंटनी कंपनी ने बनाया है। भारत में पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में किया था, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने अपना दूसरा जो परमाणु परीक्षण है उसे 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में किया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। अगला प्रश्न हमारा एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ मेलानिस्टिक टाइगर ब्लैक टाइगर की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो उन्होंने शिमली पाल टाइगर रिजर्व के अंदर इसकी उपस्थिति की पुष्टि की है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा की सिमली पाल टाइगर रिजर्व से कैमरे के जरिए दुर्लभ मेलानिस्टिक टाइगर यानी काले बाघ की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण इन बाघों के शरीर पर चौड़ी काली धारियां होती हैं, जिसे ये देखने में काले दिखाई देते हैं। सिमलीपाल दुनिया का एक लौता ऐसा प्राकृतिक आवास है जहां यह दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है और यह WII इसकी नियमित निगरानी कर रहा है। स्टेटिक्स शिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। शिमलीपाल नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले सीमल यानी लाल रेशम कपास के पेड़ों के नाम पर पड़ा है। शिमलीपाल को वर्ष 2009 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क का कहा जाता था। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, जो अपने प्रसिद्ध राजकीय पशु भूर सिंह द बारासिंघा के लिए जाना जाता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण प्रोजेक्ट टाइगर का प्रबंधन करता है। वर्ष 2022 की राष्ट्रीय बाघ गणना के अनुसार भारत में दुनिया की कुल बाघ आबादी 75% से अधिक हिस्सा मौजूद है। अगला क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत का यथावत रखा है? तो उन्होंने 6.50% रेपो रेट रखी है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने हालिया द्विमासिक बैठक में रेपो रेट को 6.50% तक अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। महंगाई खासकर खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने और आर्थिक विकास को गति देने के संतुलन के तहत यह फैसला लिया गया है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक यानी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं अपनी अल्पकालिक जरूरत के लिए RBI से पैसे उधार लेते हैं। रेपो रेट वह ब्याज दर है जो हमने देखा अभी RBI कमर्शियल बैंकों को छोटा ऋण देता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है, देखिए रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों से उनका अतिरिक्त पैसा अपने पास जमा रखता है। RBI की मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 RBI से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। भारत में मौद्रिक नीति समिति का गठन वर्ष 2016 में उर्जित पटेल समिति सिफारिश के आधार पर किया गया। महंगाई को नियंत्रण करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का मुख्य कार्य मौद्रिक नीति के जरिए होता है। RBI अधिनियम 1934 को धारा 45ZB के तहत मौद्रिक नीति समिति के गठन का प्रावधान हुआ। बैंक रेट वह दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि का ऋण देता है। नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR आपने सुना होगा। जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले CRR और SLR को समझते हैं। तो CRR बैंकों के कुल जमा का वह प्रतिशत होता है जिन्हें RBI के पास नकद रखना पड़ता है। वहीं SLR वह न्यूनतम हिस्सा है जिसे बैंक को अपने पास सोने या सरकारी सिक्योरिटीज के रूप में रखना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा जो है साइंस एंड टेक और स्पेस का टॉपिक है। ये इसरो ने छोटे उपग्रह को निचली कक्षा में भेजने के लिए रॉकेट का पेलोड इंटीग्रेशन टेस्ट
सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो उन्होंने किसका किया है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3 का सफल परीक्षण किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में अपने नए रॉकेट SSLV-D3 का इंटीग्रेशन टेस्ट पूरा किया। SSLV का पूरा नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसे विशेष रूप से छोटे उपग्रहों जो कि 500 किलोग्राम तक होते हैं को सस्ती लागत में लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण के सफल होने में कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भारत की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। जीके स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। SSLV इसरो द्वारा विकसित 3 चरणीय रॉकेट है, जिसमें तीनों मुख्य चरण ठोस ईंधन पर आधारित है। SSLV का मुख्य उद्देश्य छोटे ग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत ही कम समय तक कम लागत में स्थापित करना है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इसरो का वर्क हाउस कहा जाता है, जिसने चंद्रयान-1 और मंगलयान को लॉन्च किया था। PSLV एक 4 चरणीय रॉकेट है, जिसमें ठोस और द्रव ईंधन का बारी बारी से उपयोग होता है। LVM-3 इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान-3 मिशन में किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित इसरो का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद में अंतरिक्ष में भेजा गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। इसरो की कमर्शियल शाखा का नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो बेंगलुरु में स्थित है। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है और इसका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को गुजरात के वडनगर से किस प्राचीन काल के शंख की चूड़ियां और रोमन बर्तन के विशेष अवशेष मिले हैं? तो उन्हें ये क्षत्रप कृष्ण काल की मिले हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। ASI द्वारा गुजरात के ऐतिहासिक शहर वडनगर में की जा रही खुदाई में क्षत्रप काल यानी लगभग 2 शताब्दी ईस्वी के दुर्लभ अवशेष मिले हैं। इस उत्खनन से सुंदर नक्काशी, शंख की चूड़ियां, सिक्के और प्राचीन रोमन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। ये खोजें साबित करते हैं कि प्राचीन काल में वडनगर एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और इसके सीधे संबंध अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार से थे। देखिए, वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एक बहुत ही प्राचीन और निरंतर बसा हुआ ऐतिहासिक शहर है। चीनी यात्री हॉन्सांग ने 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान वडनगर का दौरा किया था और इसे आनंदपुर लिखा था। पश्चिमी क्षत्रप राजवंश के प्राचीन काल में पश्चिमी भारत, गुजरात और मालवा पर शासन किया था। कृषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में शंख संवत की शुरुआत की थी। भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर, इसी शंख संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में अपनाया गया था। प्राचीन काल में शंख से बनी चूड़ियां और आभूषणों का निर्माण व्यापारिक नगरों का एक प्रमुख उद्योग था। रोमन बर्तन का मिलना प्राचीन भारत और रोमन साम्राज्य के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। पुडुचेरी के पास स्थित अरिक्मेडु प्राचीन काल में भारत और रोम के बीच व्यापार का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। कनिष्क के शासक काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंदल वन में किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1961 में हुई थी और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले महानिदेशक थे। अगला प्रश्न हमारा इंटरनेशनल और मैपिंग से रिलेटेड है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री डकैती रोकने के लिए भारतीय नौसेना ने किस जल संधि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई है? तो उन्होंने गल्फ ऑफ अडन के अंदर इस गश्त को बढ़ाया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अदन की खाड़ी और सोमालिया के तट के पास समुद्री डाकुओं की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और तेल के टैंकरों की आवाजाही के लिए एक बहुत ही संवेदनशील जलमार्ग है। भारतीय नौसेना ने इस मुस्तैदी से भारतीय और विदेशी मर्चेंट जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए बड़ी मदद मिल रही है। अदन की खाड़ी और अरब सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग है। अदन की खाड़ी और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली जलसंधि का नाम बाब अल मंदेब जलसंधि है। बाब अल मंदेब जलसंधि को अरबी भाषा में दुखों का द्वार भी कहा जाता है। अदन की खाड़ी यमन उत्तर में और सोमालिया दक्षिण में के बीच में स्थित है।
अदन की खाड़ी लाल सागर के माध्यम से प्रसिद्ध स्वेज नहर तक जाने का प्राथमिक समुद्र रास्ता है। स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित जो भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र 4 देश जैसे कि सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती शामिल है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। फॉरेस्ट की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाली जलसंधि का नाम हॉर्मुज जलसंधि है। भारतीय नौसेना का मुख्य रणनीतिक आदर्श वाक्य है शम नो वरुण है। अगला प्रश्न हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में स्थित प्रसिद्ध दीपोर बिल रामसार स्थल में कचरा फेंकने पर रोक लगाई है? तो उसने आसम के अंदर ये स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के गुवाहाटी शहर के पास स्थित दीपोर बिल झील क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरा डंप करने पर कड़ा रुख अपनाया है। दीपोर बिल असम की एकमात्र रामसार साइट और मीठे पानी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेटलैंड है। कचरे के प्रदूषण से इस संवेदनशील इकोसिस्टम प्रणाली पर पक्षियों और स्थानीय जलीय जीवों को हो रहे भारी नुकसान को रोकने के लिए एनजीटी ने कड़े निर्देश दिए हैं।